कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। 9 बजे तक कैराना में 11%, जबकि नूरपुर में 6% हुआ मतदान। कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। कैराना सीट बीजेपी के लिए बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई। बीजेपी की मृगांका सिंह और आरएलडी की तबस्सुम हसन से टक्कर। तबस्सुम को मिल रहा है विपक्षी दलों का समर्थन। उत्तराखंड की थराली विधानसभा के लिए मतदान जारी। 99,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 31 मई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। हरिद्वार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ की पूजा अर्चना। सुलझ सकता है परिसंपत्तियों का विवाद। चंदौली में बदमाशों का आतंक। चौकी इंचार्ज को मारी गोली। दारोगा संतोष यादव वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। जम्मू कश्मीर के काकपुरा आर्मी कैंप पर नापाक अटैक। आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद। एक शख्स की मौत। आतंकियों की घेराबंदी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, उपचुनाव किरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा, मेरे साथ हैं गीतांजलि। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। कैराना से बीजेपी की मृगांका सिंह और महागठबंधन की तबस्सुम हसन के बीच में कांटे की टक्कर है। तो नूरपुर सीट पर बीजेपी की अवनी सिंह और सपा के नईमुल हसन के बीच में कड़ा मुकाबला है। बिल्कुल, और उत्तराखंड की थराली विधानसभा के लिए भी मतदान जारी है। थराली में बीजेपी की मुन्नी देवी और कांग्रेस की जीत राम के बीच सीधा मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला है और तीनों सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के नतीजे 31 मई को आएंगे और ये उपचुनाव 2019 के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। आज का चुनाव सियासी समीकरणों को लेकर भी देखा जाए, जातिगत समीकरणों को भी देखा जाए, तमाम फैक्टर्स को भी देखा जाए, मुद्दों को भी देखा जाए तो काफी अहम है। और यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के लिए चुनाव हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव जाति और तमाम चीजों से ऊपर उठ करके हो रहा है। ये मोदी जी और योगी जी के विकास के नाम पर हो रहा है और लगातार लोग मतदान कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम विकास के साथ जुड़े हैं। हमें इतनी बिजली कभी नहीं मिली, ऐसी अच्छी सड़कें कभी नहीं मिली, इतना भुगतान कभी नहीं मिला, ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं मिली, ऐसा व्यापार कभी नहीं आया। तो लगातार लोगों में प्रसन्नता है और मैं कह सकता हूं कि लोग विकास के साथ खड़े हैं। हमारे पास विकास है, उनके पास गणित है, वो गणित जोड़ करके चुनाव में आए हैं। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव में आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जनता विकास के साथ खड़ी है। और आपने देखा भी होगा, बूथों की लाइन बता रही है कि जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। बिल्कुल, तो किस तरह से ये चुनाव हो रहा है? इसमें जाति को आधार नहीं बनाया जा रहा, विकास के मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही शबाब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। पहले रुक करेंगे सुरेंद्र दुबे का। सुरेंद्र, जाति के आधार पर यह चुनाव नहीं हो रहा है, विकास के मुद्दों को लेकर हो रहा है, क्या वाकई स्थिति यही है? देखिए, इस देश में जो भी चुनाव होता है उसमें जाति कहीं ना कहीं एक फैक्टर होती है। सारे नेता इस मामले में झूठ बोलते हैं कि हम साहब जाति के आधार पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदू को प्रत्याशी देगा। अब जैसे यहाँ पर आरएलडी की तबस्सुम है, जो सपा के असली में नेता है, लेकिन उनको एक तरह से आरएलडी के गोद में बैठा दिया गया है। और न्यूज़ 18 के महत्व के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं 2 ब्रेक के पहले, जब हम लोग ब्रेक पर थे और तब तक वो खबर आई नहीं थी, तो कैराना से एक नेता का फोन आया था, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने उस समय कंप्लेंट की थी, कम से कम पौन घंटा हो गया होगा, कि 40 ऐसे बूथ्स हैं जो मुस्लिम बाहुल है, जहां पर मशीनें खराब हैं और उनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। दूसरा, उन्होंने नूरपुर में वही लगाया था कि बड़े पैमाने पर मतदान शुरू नहीं हो सका है। हम अगर उनकी बात को न भी माने, अब तो खैर आपके यहाँ भी आ गया कि हाँ सपा ने पूरी लिस्ट जारी की है कि कौन कौन सी जगहों पर मतदान नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत देखें कि 11% और 6%,
ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और जिसको जो हमारे दर्शक हैं बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और विभिन्न चैनल से फोन कर रहे हैं, हमारे पास भी फोन आए एक दो कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। और जो वोटिंग परसेंटेज है वो दर्शाता है कि कहीं कुछ गड़बड़, वरना जब वहाँ 6 बजे 6:30 बजे से लोग लाइन लगे हुए हैं तो अब तक अच्छा टर्नआउट होना चाहिए था, जो नहीं है। अब बात आती है जैसे जात के आधार पर चुनाव, धर्म के आधार पर चुनाव। देखिए 2014 में भी टोटल ध्रुवीकरण हुआ, हम उसको दूसरे शब्दों में मन न कहकर सुसंस्कृत शब्दों में कहें कि ध्रुवीकरण हुआ। और ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में वोट मिले और 325 सीटें यहां वो जीतने में सफल रही विधानसभा में, और उसके पहले लोकसभा में 73 सीटें। इस बार भी अगर ध्रुवीकरण होता है तो इस बार ध्रुवीकरण के साथ एक बात ये बढ़ गई कि पिछली बार बीएसपी सपा सब अलग अलग थे। अब सपा बसपा जिनका एक बहुत अच्छा गढ़ है, वहां पर सपा की सरकार रही है, उसके पहले बसपा की सरकार रही है, तो अगर ये मिलते हैं तो हो सकता है ये ध्रुवीकरण पर भारी पड़ जाए, या ध्रुवीकरण प्लस सपा बसपा की एकजुट ताकत। तो यहां पर बीजेपी को एक बहुत तगड़ी फाइट है और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। देखिए ये दो चुनाव या थराली भी शामिल कर ले, इनका महत्व सबसे ज्यादा ये कि अगर ये चुनाव विपक्ष जीतता है तो उसका जो कर्नाटक से मनोबल बढ़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और फिर वो मान लेंगे कि हम यूनाइट होकर के हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। और बीजेपी के लिए एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि अगर ये सब जगह मिल जाएंगे तो हमारे लिए चुनाव जीतना 19 का मुश्किल हो जाएगा, उसके पहले जो हमारे राज्यों के चुनाव होंगे वहां दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों तरफ, एक तरफ प्रतिष्ठा बचाने की बात है, एक तरफ विपक्षी एकता शो करने की बात है कि नहीं हम वाकई एक हो गए हैं। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से गिनेंगे तो जाहिर है अगर सारे लोग एक साथ बीजेपी के अगेंस्ट हो जाते हैं और बीजेपी के पक्ष में कोई ऐसी हवा नहीं बहने लगती है जो इन सारे बैरियर्स को तोड़ दे जाति और धर्म के, तो जाहिर है फिर पलड़ा जो है वो विपक्ष सुरेंद्र जी, लेकिन का भारी इन सब समीकरणों के बीच में आज जो मतदान हो रहा है वो अगर इस तरीके से हो रहा है कि एक एक जगहों पर 4-4 बार ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा है, साथ ही साथ जो लोग लाइन में सुबह से लेकर के 6:30 बजे जाकर के लग गए और उसके बाद अब तक वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए, उन्हें लाइनों को छोड़ करके घर वापस जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये मैसेज काफी खराब है। हमें आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग की थी तो उसका एग्जीक्यूशन इतना घटिया और इतना खराब क्यों हो रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए आयोग को तो अब तक दिल्ली के स्तर से ऑफिशियल बयान जारी करना था। अभी एक संयुक्त चुनाव अधिकारी का बयान दिखा रहे थे और जिस ढीले ढाले ढंग से वो अफसर दबाव दे रहा था उससे लग रहा था कि उसको कोई जानकारी नहीं है। आधे भाई सारे चैनल्स अगर दिखा रहे हैं, एक लिस्ट दी जा रही है कि इन जगहों पर वोटिंग नहीं शुरू हो पाई ईवीएम खराब होने से, तो आप उसका स्पेसिफिक जवाब देंगे। हर बात का ये कहना कि साहब हमारे पास जानकारी नहीं है, हम दिखवा रहे हैं, हमारी ईवीएम मशीन वीवीपैट मशीन सब बिल्कुल दुरुस्त हैं और हम सब वोट करा रहे हैं। और जो परिणाम है कि एक तरफ 11%, एक तरफ 6% तो बहुत ही दुखद है, और 11% भी लोकसभा के उसमें 2 घंटे में, क्योंकि गर्मी है आज। तो हमें ये उम्मीद थी कि सुबह 12 बजे तक लंबी हैवी पोलिंग होगी और कम से कम 2/3 12-1 बजे तक निपट जाएगा, फिर दोपहर में थोड़ा लोग कम आएंगे, फिर हो सकता है 4 बजे से आकर के फिर लाइन लगा लें या 3 बजे से। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और कोई भी आदमी इस गर्मी में अगर 2.5 घंटे खड़ा रहेगा तो निराश होकर चला जाएगा। बिल्कुल। और सुरेंद्र जी आएंगे आपके पास, शबाब की तरफ हम रुख करेंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर में वो मौजूद है और लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। शबाब, जाहिर तौर पर स्थिति काफी चिंताजनक है। सुरेंद्र जी भी जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ उमेश जो मौके पर कैराना में है वो जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल आयोग
कितनी गंभीरता से ले रहा है कि आप वहां पर बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है जो व्यक्ति 2.5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा, अपना वोट कास्ट नहीं कर पाया, 4-4 बार ईवीएम बदली जा रही है और थक हार कर उसको घर वापस लौटना पड़ रहा है, ऐसे में क्या आयोग जवाब देगा? जो व्यक्ति अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है और वो घर वापस जा रहा है, ये किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से चुनाव हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगा है और उस बूथ पर वो वोट न डाल पाए और निराश होकर अपने घर वापस चला जाए, ये बड़ा सवालिया निशान है और इस पर आयोग को जवाब देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां उसकी ही होती हैं। जो बात आपने उठाई नूरपुर के कैराना की, उन तमाम बूथों की जहां पर खराब ईवीएम की शिकायतें मिल रही हैं, खासकर कैराना के उस बूथ की जहां पर 4 बार ईवीएम को बदलने की बात है। अभी सर ने जो है वो एडीएम से वहां पर बात की है और तमाम जो अपडेट्स हैं वो ली हैं। सर क्या बात हुई, क्या एग्जैक्टली वहां पर हुआ है? अपर जिला निर्वाचन अधिकारी शामली से मेरी बात हुई। कैराना में 258 बूथ संख्या पर वीवीपैट खराब हुआ था, वहां बदल दिया गया है और निर्वाचन वहां मतदान चल रहा है। ये जो 4 बार ईवीएम के खराब होने की बात कही जा रही थी कि 4 बार वहां पर ईवीएम बदला गया है, ये क्या बात थी? मैंने उनसे पूछा, उनके द्वारा बताया गया नहीं, एक बार वीवीपैट केवल बदला गया है और जो मैंने कहा कि 4 बार की मुझे सूचना प्राप्त हुई है, उनका भी अपडेट देते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है सर, कि लोग सुबह से 6:30 बजे से लाइन में लगे थे और जब उनकी बारी आती है वोट डालने की, उसके बाद उनको पता चलता है कि ईवीएम खराब हो गया या वीवीपैट खराब हो गया, थोड़ी देर रुकिए, सही हो रहा है। लोग लाइन में, चूंकि धूप बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास आ चुका है, लोग धूप में खड़े होने के बाद परेशान होकर वापस लौट रहे हैं, ये भी शिकायतें वहां से मिल रही हैं, वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तीनों जगह के सहारनपुर, शामली और बिजनौर को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल हम लोगों को अपडेट करते रहें और पूरी व्यवस्था बनाएं जिससे कि मतदान सुचारुपूर्वक। शबाब, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिले में अगर अपर जिला अधिकारी को या तमाम अधिकारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं हो पा रही है कि 4 बार ईवीएम बदली जा रही है और लखनऊ में बैठे अधिकारियों तक वो जानकारी नहीं आ पा रही है, तो ये कोऑर्डिनेशन लैप्सेस हैं। इसका मतलब जिले में जो अधिकारी तैनात हैं वो जब बूथ तक नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि सारी चीजें सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है? और देखिए, इलेक्शन कमीशन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 4 बार वहां पर बूथ पर जो है वो ईवीएम खराब हुई है। वो इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर वीवीपैट खराब हुआ, वो भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, एक बार खराब हुआ, उसको ठीक करने की कोशिश की गई, डाटा की प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल्स जो होते हैं वो बार बार चले जा रहे हैं उस जगह पर, लिहाजा वहां पर मतदान जो है वो प्रभावित हो रहा है। ईवीएम खराब होने की बात को वो सिरे से डिनाई कर रहे हैं। इसी बात को उन्होंने वहां पर बात भी की है, एडीएम से बात की है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे सीधी रिपोर्ट की गई है और साफ तौर से जो ईवीएम खराब होने की बार बार बात कही जा रही है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद वहां पर बात की है, एडीएम जो वहां पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे बात की गई है और उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई ईवीएम खराब नहीं था। वीवीपैट के खराब होने की सूचना थी, उसमें भी सिग्नल की प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी जिसको ठीक करा लिया गया है और वहां पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है उस पर भी बात कर लेते हैं। सर, समाजवादी पार्टी शबाब, आपको रोकना चाहेंगे यहां पर और ये बातचीत जो है वो यूं ही जारी रहेगी। आपसे कुछ अहम प्रश्न है जो हमें करने होंगे। और मतदान रुका हुआ है, हमने तत्काल अभी जिला निर्वाचन अधिकारी को पूरी लिस्ट भेजी है और उस पर रिपोर्ट मांगी है। क्या है एग्जैक्टली, मतलब उसमें शिकायत किस तरीके की गई है? केवल इतने बताया गया है कि मशीनें खराब हैं, उनको तत्काल बदल के मतदान शुरू कराया जाए। तो वहां पर आपने रिपोर्ट ली होगी, आपके पास भी जानकारियां आ रही होंगी? हमने अभी रिपोर्ट भेजी है तत्काल, अभी 5 मिनट पहले हमको प्राप्त हुआ है हमारे व्हाट्सएप पर। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर को अभी तत्काल निर्देश दिया है कि उस पर रिपोर्ट अपनी भेजें। नहीं तो जिन बूथों की शिकायत समाजवादी पार्टी ने आपसे की है वो आपके भी तो रडार पर होंगे, आप लोग भी तो वहां से ले रहे होंगे, क्या वहां पर आपको इस तरीके की जानकारियां थी कि वहां पर खराब हुआ है? नहीं, हर जगह की नहीं थी, कुछ जानकारियां थी और उनके बदले जाने के निर्देश सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से बूथों पर दे दिए गए थे। ठीक है, तो देखिए ये भी एक बात है कि समाजवादी पार्टी ने जिन बूथ की शिकायत की थी, 64 बूथों की उन्होंने बात कही थी कि यहाँ पर मतदान प्रभावित है, तो इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर से कह दिया कि कुछ बूथ के खराब होने की संख्या उनके पास थी, जिनमें 12 थे, 12 की संख्या उनके पास थी, लेकिन बाकी की जो बूथों की शिकायत समाजवादी पार्टी ने की है उसकी तत्काल प्रभाव से जांच कराई जा रही है, वहां के अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है और जो भी अपडेट है वो तत्काल प्रभाव से मांगा गया है। अनुपम।
बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बड़ी विफलता हम अनुपम से कह सकते हैं, और ये अक्सर होता है, इस पर अभी तक कोई पार नहीं पाया। मैं तो एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर जिले में अधिकारी मौजूद है और उसको इस बात की जानकारी है, चलिए वीवीपैट ही खराब हो रहा है, तो आप किसी बूथ पे किसी अधिकारी को भेज करके चीजों को सुदृढ़ करा सकते हैं। जो लोग घर वापस चले जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति 2.5 घंटे लाइन में खड़ा है और वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहा, कहते हैं कि अपने मतों का प्रयोग करें। बिल्कुल, फिर एक बड़ा प्रश्न बनता है। बहरहाल अब बढ़ रहे हैं आगे। बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह ने कहा है कि बीजेपी की जो लहर है वो चल रही है, हमारी जीत होगी। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी आप, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए और क्या कहना चाहेंगी? कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पे मतदान हो रहा है। हाँ। और आप देखिएगा 31 तारीख को जब परिणाम आएगा, हाँ, तो आप स्वयं जान जाएंगे। जी मैडम, आप जितनी भी लोग इस कैराना लोकसभा सीट, जितनी विधानसभा सीटें हैं, सब में आप गई, नकुड़ भी गई, गंगोह भी आप गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए, केशव जी भी आए, एक लंबा चौड़ा जो है पैनल बीजेपी का यहीं पर डेरा डाले रहा। क्या मुद्दे, क्या नब्ज थी जनता की, नब्ज को आपने क्या समझा? जनता में बहुत ही स्नेह और सम्मान है बाबूजी के प्रति, जो यहाँ से वर्तमान में सांसद भी थे, और उनके द्वारा किए गए क्षेत्र में जो विकास कार्य और अन्य जो भी उनका व्यवहार रहा है क्षेत्र में, पिछले सेवा भाव रहा है उनका 40 वर्षों से भी अधिक, तो बहुत ही लोगों में एक भावना है उनके प्रति, इमोशनल। क्या चाहती है कैराना लोकसभा सीट की जनता, क्या चाहती है? अभी मैंने जब कुछ लोगों से बात की, उनका कहना कि वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं और तमाम तरीके के विकास चाहते हैं। तो आपने क्या वादे किए जनता से? मैंने यही वायदा किया है कि मैं भी अपने पिता की तरह आपकी सेवा करूंगी। पिता की तरह आप सेवा करेंगी। और जिस तरह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे बूथ्स हैं जहाँ पर ईवीएम्स की खराबी की शिकायत आ रही है और बेहद धीमा मतदान चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? प्रशासन व्यवस्था देखेगा और करेगा। तो आपको लगता है कि 31 मई को जब मतगणना होगी तो क्या परिणाम आएगा? बीजेपी एंड ओनली बीजेपी। एंड व्हाट अबाउट दिस कास्ट पॉलिटिक्स इन कैराना? जिस तरह से गुर्जर, जाट, मुस्लिम्स, ये एक समीकरण माना जाता है, आपने भी कई बार समीकरणों की बात की है, क्या समीकरण दिखता है कैराना में? समीकरण सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं और पीपल अक्रॉस ऑल कास्ट कम्युनिटीज आर गोइंग टू सपोर्ट बीजेपी। सबसे प्रमुख समस्या आप कैराना की क्या मानती हैं? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन कैराना? शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होना चाहिए। तो आप यही वादा करती हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बेटर करेंगे अगर आप जीतती हैं तो? जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका। मृगांका सिंह बीजेपी की प्रत्याशी कैराना लोकसभा सीट से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मेन मुद्दे हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोड्स हैं, उनकी ओर वो फोकस करेंगी। इधर उत्तराखंड की थराली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी ने मतदान कर दिया है। मुन्नी देवी ने नलगांव में मतदान किया। मुन्नी देवी का मुकाबला कांग्रेस के प्रोफेसर जीतराम से है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान है और इस वक्त हम खड़े हैं थराली विधानसभा के नलगांव पोलिंग बूथ पर और मेरे साथ कुछ मतदाता हैं जिनमें कि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं मुन्नी देवी, वो भी साथ में मौजूद हैं। इन लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम जानते हैं मुन्नी देवी जी से, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या मानते हैं आप मताधिकार के प्रयोग? मैं अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ और मैंने अपना मत का प्रयोग किया। मैं सभी लोगों से अनुरोध करती हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात, जो भाजपा के प्रत्याशी है मुन्नी देवी, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और साथ ही साथ ये भी अपील करती हैं कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में और भी मजबूती आ सके। प्रभात पुरोहित, नलगांव, न्यूज़ 18। बिल्कुल, मजबूती कितनी आएगी और किसको मजबूती मिलेगी और किसको सफलता, ये तो एक देखने वाली बात रहेगी और इसी पर नजर है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सबका। उपचुनाव के रण में मैं और गीतांजलि लगातार आपके साथ बने हुए हैं। पल पल के अपडेट्स हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कैराना में रफ्तार काफी सुस्त है। 9 बजे तक सिर्फ 11% मतदान हुआ है। नूरपुर में 9 बजे तक 6% मतदान। रफ्तार काफी सुस्त है गीतांजलि, लेकिन लोग मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी आई, लेकिन उसके बाद भी जोश में कमी नहीं है। और हम भी कहते हैं लगातार आपसे, घरों से निकलिए,
अपनी ताकत को जानिए, पहचानिए और मतदान केंद्रों तक आकर के अपने मत का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, अपने मत का प्रयोग बहुत जरूरी होता है और मत का प्रयोग करते हुए मतदाता जब परेशान होते हैं ईवीएम मशीन के खराब होने से, तो कई सवाल उठते हैं और ये सवाल बार बार बता रहे हैं वो लापरवाही जो लोगों के लिए हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। और ये जो इफेक्ट इस तरह के आते हैं अनुपम, वो किसी भी चुनाव को बेहतर नहीं बनाते हैं, उसकी कड़ी को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। बिल्कुल, कैराना के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की चर्चित उम्मीदवार हैं पार्टी के दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह। इस सीट के सियासी आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो काफी कुछ चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि जाट और गुर्जरों की यहां पर काफी तादाद है और कई सियासी समीकरण हैं जिनको यहां पर समझना होगा और जो कैराना पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा वोट बैंक है और अब तक की बात करें तो गुर्जर बीजेपी के साथ रहे हैं। अब पार्टी ने सिंपैथी वोट लेने के लिए मृगांका सिंह को यहां पर उतारा है। देखिए खास रिपोर्ट। मृगांका दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की सबसे बड़ी बेटी है। वो एक कारोबारी महिला, समाज सेविका और शिक्षाविद के रूप में बहुत सक्रिय है। मृगांका सिंह की पढ़ाई लिखाई अजमेर के प्रतिष्ठित शोफिया गर्ल्स कॉलेज और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हुई है। मृगांका गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में 5 स्कूल चलाती हैं। उनके स्कूल चेन का नाम देहरादून पब्लिक स्कूल DPPS है। इन स्कूलों में लगभग 9000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मृगांका की शादी 1983 में गाजियाबाद के सुनील सिंह से हुई थी। 1999 में उनके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृगांका सिंह के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। ऐसा नहीं है कि मृगांका पहली बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले भी एक बार विधायकी का उपचुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2017 में मृगांका को कैराना विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो गीतांजलि, ये तो बात थी कैराना की और नूरपुर की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो इन दोनों जगहों के साथ साथ उत्तराखंड की थराली विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है और वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। थराली में जिस तरीके से मंगल लाल शाह के निधन के बाद सीट खाली हुई, वहां पर वोटिंग हो रही है। भाजपा ने मुन्नी देवी को वहां से उम्मीदवार बनाया। मुन्नी देवी से भी हमारे संवाददाता सुनील सिलवाल ने बातचीत भी की थी। 5 प्रत्याशी वहां से मैदान में है और जिस तरीके से हमने देखा कि बाकी जगहों पर तो 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उत्तराखंड की थराली विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई है और आप देख सकते हैं जोश लोगों का साफ दिख रहा है। बिल्कुल, लोग पहुंच रहे हैं काफी तादाद में और ये लंबी कतार जो है वो ये बता रही है कि अपने वोट को लेकर लोग कितना सक्रिय हैं अनुपम, ये भी साफ तौर पर पता लग रहा है। और जीत को लेकर खासकर जो कैंडिडेट हैं वो काफी आश्वस्त हैं, इसलिए ये चुनाव और ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो देखा भी जा रहा है। और उससे ज्यादा जो बात देखी जा रही है वो लोगों का उत्साह भी देखा जा रहा है, अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे लोग। स्वागत है न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों का। CNBC आवाज की ओर से हम लेकर आए हैं शेयर बाजार का अपडेट और आपको बताएं आज बाजार में तेजी का ट्रेंड लगातार देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन पिछले सेशन में हमने एक उछाल आते हुए देखा, आज वो आगे बढ़ रहा है। राहत मिली है कच्चे तेल की ओर से, राहत मिली है ब्याज दरों की ओर से, महंगाई का डर कम होता हुआ, रुपया मजबूत होता हुआ, तो इन सारी चीजों का असर है। BSE का सेंसेक्स या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं इस वक्त। ये दोनों आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक। और इसके अलावा छोटे मझोले स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। ये वो सेगमेंट है जो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था, पर अब यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए, तो NSE पर बैंकों का जो इंडेक्स है, जो बैंक के बढ़ते हुए दाम बताता है आपको बैंक शेयरों के, वो भी सबसे ज्यादा तेजी दिखाता हुआ। नतीजों का मौसम चल रहा है और सन फार्मा के नतीजे आए, जिसके बाद हमने पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में जोश देखा है। सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, इन सभी को मदद मिली है। सन फार्मा खास तौर पे क्योंकि लोग काफी डर के साथ गए थे, तो यहाँ पर फायदा मिलता हुआ। वहीं IT कंपनियों के लिए इतना अच्छा दिन नहीं है। टेक महिंद्रा के नतीजे अच्छे आए, लेकिन शायद बाजार ने इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया था, इसलिए आज टेक महिंद्रा के स्टॉक पर आपको दबाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए सारे के सारे IT स्टॉक्स कमजोर होते हुए, क्योंकि रुपया जिस तरह से
मजबूत हो रहा है, रुपए में रिकवरी देखने को मिल रही है। रुपए की गिरावट का इनको फायदा होता है। किसी भी एक्सपोर्टर की आमदनी ज्यादा होती है अगर रुपया घटे, और जब रुपए में बाउंस आता है तो वो तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। टेक महिंद्रा, NIIT, ओरेकल फाइनेंशियल, इन सभी में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी कंपनियां, PFC, REC, इनमें देखिए PFC के नतीजे जो पिछले हफ्ते आए थे वहां पर एसेट क्वालिटी बढ़ी है, यानी कुछ जो NPAs थे, स्ट्रेस्ड एसेट थे, उन्होंने पैसे लौटा दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, तो ये रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। इसका फायदा आपको यहां पर मिल रहा है। सबसे शानदार कॉल जो हमने दी आपको पिछले गुरुवार से ही, हम अपने दर्शकों को ये कह रहे थे कि आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अब मंदी और नहीं करनी चाहिए, तेजी का रुख लेना चाहिए, और उसका फायदा आज देखिए जबरदस्त मिल रहा है। शुक्रवार को भी और आज भी लगातार इन शेयरों में हमने अच्छा इजाफा होते हुए देखा है। और ये सारे शानदार कॉल जो हमारी रिसर्च टीम आपको बताती है, और उसके साथ देश के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, उदयन मुखर्जी, अश्विनी गुजराल, सुदर्शन सुखानी, प्रकाश दीवान, SP तुलसियान, जो सब मिलकर शानदार मुनाफे कमाने वाले शेयर्स अपने दर्शकों को लगातार बताते हैं। अगर आपको भी मुनाफा कमाना है तो जुड़िए CNBC आवाज के साथ। शुक्रिया प्रदीप। आप देख रहे थे CNBC आवाज के ऑफिस से शेयर अपडेट, शेयर मार्केट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप CNBC आवाज को DTH के प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबरों पर देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। नूरपुर और कैराना उपचुनाव को लेकर शिकायत की है। भारी संख्या में खराब हुई ईवीएम को लेकर शिकायत की गई है। चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने शिकायत का फैक्स भेजा है। सपा का प्रतिनिधिमंडल भी आयोग जाएगा। बड़ी खबर। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और राजेंद्र चौधरी इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। निर्वाचन आयोग को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दी थी, शुरू में दी थी, लेकिन उन्होंने कहा वीवीपैट से हम कर रहे हैं। वीवीपैट क्या करेगा जब मशीन ही काम नहीं कर रही ईवीएम। कैराना में भी 130 मशीनें खराब की गई हैं, और ये वहां खराब की गई हैं जहां उन्हें मालूम था, उनकी सरकारी मशीनरी है कि ये विपक्षी दलों का गढ़ है, गांव में है, शहरों में है, गरीब क्षेत्रों में जहां लोग रहते हैं, वहां पर तमाम मशीनें खराब की जा रही हैं। और दिन भर यही होगा। मतदाता निराश है, हताश है, गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है। सत्तारूढ़ दल चाहता है कि मतदान से लोग चले जाएं, क्योंकि कितने घंटा वो इंतजार करेंगे इतनी गर्मी में, भूखे और प्यासे लोग खड़े हैं इंतजार में, और मशीन खराब की गई है। इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को भी की है, और पूरी लिस्ट उनको दी गई है। उन्हें फैक्स किया गया है, उन्हें भेजा गया है, और निर्वाचन आयोग को अभी आपके इस संबोधन के बाद, प्रेस के बाद, फिर उनसे भेंट करके शिकायत भी शिकायत करेंगे। इस बीच में और भी मतदान केंद्रों की रिपोर्ट आ जाएगी। नूरपुर और कैराना में भाजपा बुरी तरह से पराजित होना उनका तय था, इसलिए गोरखपुर और फूलपुर का बदला लेने के लिए उन्होंने ये साजिश रची है कि हर हाल में हमें नूरपुर और कैराना में ये चुनाव जीतना है। और इसकी शिकायत हम लिखित में भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं नरसोत्तम जी, और फैक्स भी कर दिया है, प्रतिनिधिमंडल भी मिलेगा दिल्ली भी और लखनऊ में भी। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में लोकतंत्र की, चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता होती है, सत्तारूढ़ दल ने और सरकार ने मिलकर के उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता नष्ट करने की साजिश की गई है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के संपर्क में हैं।
ये गंभीर मामला है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल के उनके सदस्य लगातार इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को, चुनाव को, उसकी निष्पक्षता प्रभावित करने के लिए वो साजिश करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे विपक्षी दल इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये साजिश 2019 के लिए भी की गई है कि वो मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो चाहे जो भी कर ले, लेकिन जीत भाजपा की होगी। ये साजिश की जा रही है, इसका ये ट्रायल है और इसमें सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी ये भी जानकारी है, आपके जरिए हम निर्वाचन आयोग को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। रात भर सरकारी मशीनरी के जरिए पैसों का वितरण किया गया, पैसे बांटे गए, प्रभावित किए गए मतदाताओं को, और वो तमाम तिकड़म की गई है जिससे तो समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा हमला यहां पर किया जा रहा है और आयोग को शिकायत की गई है सारे मसले को लेकर के। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं हरिद्वार में, सीधे आपको ले चलते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंच पर विराजमान पूज्य संतगण, महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी गिरी महाराज, स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, श्री महंत लखनगिरी जी निरंजनी अखाड़ा, महंत श्याम देवाचार्य जी, महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा, महंत ज्ञानदेव सिंह जी निर्मल अखाड़ा, महंत देवानंद सरस्वती जी यूना अखाड़ा, महंत चेताई नाथ जी गोरखनाथ अखाड़ा हरिद्वार, महंत चिन्मयानंद जी सरस्वती परमार्थ आश्रम, महंत प्रेमगिरी जी यूना अखाड़ा, महंत जगजीत सिंह जी, स्वामी सहज प्रकाश जी, और मंच पर विराजमान हमारी अतिथि, हमारी बड़ी बहन और उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज, मदन कौशिक जी, और हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, विधायकगण श्री सुरेश राठौर जी, संजय गुप्ता जी, देशराज गणवाल जी, और भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार जनपद के जिलाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह जी, और इस पवित्र अवसर पर इस पंडाल में उपस्थित पूज्य संतगण, सभी उपस्थित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, प्रशासन के सभी अधिकारीगण जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, मैं आज इस पवित्र अवसर पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज एक अपनी नई पहचान बनाई है। और आज मैं जब हर की पैड़ी पर था, इससे पहले हम हिमाचल प्रदेश में जब वहां के मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग साथ साथ थे, और जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर योगी योगी होने लगता है, जय श्री राम के उद्घोष से उनका स्वागत होता है। आज जैसे उनसे अपेक्षा है समाज की, वो प्रखर हिंदुत्व के प्रखर नेता बनकर आज उभरे हैं, और उनके ऊपर
मैं देख रहा था कर्नाटक के चुनाव में जब वो गए, गुजरात के चुनाव में जब वो गए, तो चारों तरफ जय श्री राम और योगी योगी के उद्घोष से उनका स्वागत किया जाता है। आज मैं भी योगी जी का इस हमारी धार्मिक नगरी में, इस पवित्र तीर्थ नगरी में उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः, मुझे याद है जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज समाप्त हुआ था। आज मुझे लगता है कि आज फिर उत्तर प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो रहा है। तमाम गुंडे वहां से इधर उधर भाग रहे हैं, क्रिमिनल्स वहां से भाग रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से गुंडों का सफाया कर रही है, मैं समझता हूं कि वहां की पुलिस भी बधाई की पात्र है। मैं वहां की पुलिस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करके जिनको जहां होना चाहिए वहां पर उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर उनके लिए बहुत शुभकामनाएं करता हूं और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चल रही है, तमाम बाधाएं जो उत्तर प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जो कि हरिद्वार में संबोधित कर रहे थे। वहां पर गंगा पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि होटल का भूमि पूजन वहां पर किया गया। वहां पर कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद हैं। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। महा कवरेज हमारी लगातार जारी है और हर पहलू को बड़ी बारीकी के साथ, हर अपडेट को हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव के रण में आपका स्वागत है। मैं और गीतांजलि लगातार आपके साथ बने हुए हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे सब तक आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज, महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित महंत चेताईनाथ जी महाराज, पूज्य संत जन, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी, शहरी विकास मंत्री श्रीमान मदन कौशिक जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तर प्रदेश में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले सभी पूज्य संतों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। प्रत्येक संत के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने की मेरी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन समय और परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं भेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मंच के माध्यम से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार के इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम सबको कृतार्थ किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पिछले 17-18 वर्षों से तमाम प्रकार के विवाद चले आ रहे हैं और इन विवादों के समाधान के लिए जो थोड़े बहुत प्रयास हुए वह सफल नहीं हो पाए।
इस दिशा में सार्थक प्रयास उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया और उसका परिणाम है कि आज अलकनंदा होटल से जुड़ी हुई समस्या का समाधान होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन के नाम पर यहां पर एक नवीन आवास पर्यटन गृह के निर्माण की कार्रवाई के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जितने भी विवाद हैं, पिछले 17-18 वर्षों में जिन विवादों का समाधान नहीं हो पाया है, आज हम दोनों राज्य मिलकर के आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करते हुए इन विवादों का समाधान करेंगे। और इसके लिए जो सार्थक पहल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं इसके लिए हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड से निकलने वाली पवित्र गंगा और पवित्र यमुना, इन दोनों नदियों के कारण देश का जो सबसे उर्वरा भूमि है वह उत्तर भारत बनी है। उत्तर भारत की उर्वरता के पीछे का कारण है उत्तराखंड से निकलने वाली ये पवित्र नदियां, और इन नदियों के कारण न केवल उत्तराखंड का एक महत्व देश और दुनिया के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में देखने को मिलता है, अपितु उत्तराखंड के कारण, इस आध्यात्मिक और धार्मिक प्रकाश के कारण उत्तर भारत के उर्वरता में भी उत्तराखंड की बड़ी भूमिका रही है। उस भूमिका के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कि उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। एक बार जब उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा एक प्रकार से पूरी तरह लुप्त प्राय सी हो गई थी, लेकिन अपने तीर्थ स्थलों को, अपने धामों को हमें कैसे विकसित करना है, कैसे उसे जनता के लिए दर्शनीय बनाना है, कैसे उनके लिए आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है, इस दृष्टि से जो उत्तराखंड की सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए हैं, इस बार रिकॉर्ड मात्रा में उत्तराखंड के 4 धामों में चल रही ये यात्रा वास्तव में एक अभिनंदनीय प्रयास है। और इस प्रयास के लिए मैं उत्तराखंड सरकार की और यहाँ के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि यात्रा में केवल उत्तराखंड के लोग नहीं रहते। सबसे नजदीक उत्तर प्रदेश होने के नाते सबसे अधिक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से आते हैं। सबसे अधिक जो श्रद्धालु हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। उन आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड भी उत्सुक दिखाई दे, यह स्थिति उत्तराखंड के अंदर आज दिखाई देती है। और मुझे लगता है यह उत्तराखंड की अपनी पहचान रही है। हमने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए उत्तराखंड में कभी कोई जगह नहीं रही। और उस भेदभाव रहित व्यवस्था को, जिसमें जाति है, संप्रदाय है, मत है, क्षेत्र है, भाषा है, इसका भेदभाव से रहित होकर के हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की जिस अभियान के साथ आगे बढ़े हैं, उस अभियान की ही कड़ी में आज यहाँ पर नवीन पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम पूज्य संतों के सानिध्य में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के जो भी माननीय मंत्रीगण हैं, यहाँ के जो मानिंद हैं, उन सब की उपस्थिति में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। यह एक अद्भुत कार्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उत्तराखंड को अपने साथ जोड़ करके ही चलना चाहती है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि भले ही अलग राज्य हो, लेकिन दोनों की भाव और दोनों की भंगिमाएं एक जैसी हैं।
दोनों एक भाव के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके गंगोत्री से निकलने वाली मां गंगा उत्तराखंड से होकर के जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो देश के अंदर सबसे अधिक प्रवाह का क्षेत्र मां गंगा का कहीं पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। सबसे अधिक यमुना जी का प्रवाह का क्षेत्र पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और इन दोनों के प्रवाह क्षेत्र के कारण यह पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत अत्यंत समृद्ध हुआ है, अत्यंत उर्वरा हुआ है। यह कहीं ना कहीं इसका श्रेय उत्तराखंड को जाता है। अनेक संभावनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर और उन संभावनाओं को टटोलने के लिए यहां पर आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि कैसे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, विरासत को आगे बढ़ा सकें, कैसे हम उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए नवीन संभावनाओं को आगे विकसित कर सकें, कैसे उत्तराखंड की ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र की ऊर्जा के लिए कर सकें, कैसे उत्तराखंड के एक एक कार्यों की ब्रांडिंग कर सकें। आज कुशलता पूर्वक उत्तराखंड की सरकार उस कार्य को आगे बढ़ा रही है और उन कार्यों को आगे बढ़ाने का लाभ केवल उत्तराखंड के वासियों को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश को मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रस्ताव अभी यहां पर माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड की धरती का उपयोग करते हुए और फिर उस जल को जब हमें आवश्यकता पड़े उस समय उस जल का उपयोग हम लोग करें और इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। कल रात्रि में मुझे मां गंगा के सानिध्य में गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। कितनी शीतलता है, मां गंगा का सानिध्य कितनी शीतलता प्रदान कर देता है, कितना सानिध्य प्राप्त होता है। आज भी गंगा जी का पवित्र जल हरिद्वार में किस प्रवाह के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है गंगा जी की इस अविरलता को और गंगा जी की इस निर्मलता को बनाए रखने का हम सबको इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ये केवल एक राज्य का विषय नहीं, आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पहली बार नमामि गंगे परियोजना को लेकर के गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक अविरल गंगा, निर्मल गंगा के इस पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने का जो अभियान प्रारंभ किया है, यह केवल एक सरकार का अभियान न बने बल्कि हर नागरिक की उपस्थिति, उसकी सहभागिता, जन सहभागिता इस अभियान के साथ जुड़े। और मैं यहां पर उत्तराखंड की सरकार से आग्रह करूंगा कि 2019 के प्रारंभ में मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा। एक भव्य कुंभ होगा, एक दिव्य कुंभ होगा, एक अलौकिक कुंभ होगा। उस कुंभ में अपने पूज्य संतों के साथ साथ को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पहली बार नमामि गंगे परियोजना को लेकर के गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक का नाला नहीं गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन सभी 30 परियोजनाओं के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है कि 15 दिसंबर के बाद गंगा जी में एक भी गंदा नाला, एक भी सीवरेज या फिर कोई भी औद्योगिक कचरा कहीं भी नहीं गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। वह कार्य हम लोगों ने 15 दिसंबर की तय कर दी है कि 15 दिसंबर से लेकर के आगे गंगा की निर्मलता में हर गांव उसमें सहयोग करेगा, हर कस्बा सहयोग करेगा, उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा उसमें सहयोग करेगा और नमामि गंगे की परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को पूरी तरह कुंभ के अवसर पर एक अविरल और निर्मल गंगा के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर देखना चाहेंगे। उस दिशा में एक नया प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हमने उस कार्य योजना को उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। गंगा जी के किनारे उत्तर प्रदेश के 27 जनपद हैं
1556 गांव हैं, उन सभी 1556 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करके हम लोगों ने ओडीएफ घोषित किया है। ओडीएफ के बाद हमारा दूसरा चरण का कार्य ओडीएफ प्लस का चल रहा है। अब गंगा जी के किनारे कहीं भी कोई मरे हुए जानवरों को, पशुओं को या फिर अंतिम संस्कार के समय अक्सर होता है कि लोग गंगा जी में या पवित्र नदियों में शव का संस्कार कर देते हैं। हम लोगों ने कहा कि ये क्रिया गंगा या पवित्र नदियों में न करके दाह संस्कार, अग्नि संस्कार का कार्यक्रम संपन्न किया जाना चाहिए। और अग्नि संस्कार के कार्यक्रम के लिए हम लोग हर जगह 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 उस प्रकार के स्थल स्थापित कर रहे हैं जिससे किसी की भावनाएं आदमी न हो और गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता अनवरत रूप से गांव है, उन सभी 1556 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करके हम लोगों ने ओडीएफ घोषित किया है। ओडीएफ के बाद हमारा दूसरा चरण का कार्य ओडीएफ प्लस का चल रहा है। इसके संरक्षण, इसकी अविरलता और इसकी निर्मलता के संकल्प के साथ हम सबको जोड़ा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है। यह हमारे लिए जीवन दायिनी भी है और ये हमारे लिए मोक्ष दायिनी भी है। जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी इस गंगा की पवित्र अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। हरिद्वार में इस प्रकार का एक संकल्प हम सबका हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे संकल्प के साथ उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के कार्य करना चाहेगी, जिससे हम लोग देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों करोड़ जो कोटि कोटि जो श्रद्धालु जन आएंगे, उन सबकी श्रद्धा को हम सम्मान दे सके। इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता हर नागरिक की होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, जिन्होंने तय किया है कि जुलाई के बाद प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करके वह प्लास्टिक के उपयोग को ही प्रतिबंधित करेंगे, जिससे जगह जगह जो कूड़ा हो रहा है, नदियों में आप देखिए प्लास्टिक, खेतों में देखो प्लास्टिक, जंगलों में देखो प्लास्टिक, यह प्लास्टिक एक जहर होता जा रहा है। इस प्लास्टिक से हम लोग मुक्ति पाएं और इस बात को देखें कि हमारे आसपास का परिवेश स्वच्छ और सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, क्योंकि वह हमारी पहचान को बताता है, हमारी पहचान को स्थापित करता है। अपनी उस पहचान को स्थापित करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक नई दिशा देखने को मिलेगी। और आज यहाँ पर हमारे पूज्य संतजन आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं। मैं उन सबका भी आह्वान करूंगा कि हरिद्वार यद्यपि श्रद्धालु जनों का है, मत, संप्रदाय या पंथ का कोई भेदभाव नहीं, हर एक श्रद्धालु जन यहाँ पर आता है, लाखों की संख्या में आता है। आज मैं प्रातः गंगा आरती में हर जी की बेड़ी में गया था, ब्रह्म कुंड के पास हम लोगों ने आरती का कार्यक्रम संपन्न किया। कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन प्रतिवर्ष प्रतिदिन आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि न केवल संतों का अपितु भक्तों का भी, कि गंगा जी और अपने आसपास के किसी भी क्षेत्र को हम लोग गंदा न करें, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ते हुए दिखाई दें। यह एक हम सब के विलासा होनी चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड के साथ पर्यटन के क्षेत्र में आपस में ज्वाइंट वेंचर बना करके इस अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर के एक बड़ा कार्य इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर सकता है। आप सब जानते हैं, गंगा की जो पवित्र धारा आज यहाँ पर है, अयोध्या नरेश महाराज भगीरथ के प्रयासों से, उनकी तपस्या के कारण आज मां गंगा इस धरती के हर मानव की, हर प्राणी के ताप को और पाप को हरने का कार्य कर रही है। मां भगीरथी की इस पवित्र धारा को क्षुण्ण बनाए रखने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। और इस दिशा में जो भी सार्थक प्रयास उत्तराखंड करेगी, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा प्रारंभ होगा, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी।
हम लोग जो भी आपसी विवाद पिछले 17-18 वर्षों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि हरिद्वार में संबोधित कर रहे थे। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद उपचुनाव के रण में आपका। लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको महा कवरेज दिखा रहा है। तमाम पहलुओं को हम दर्शकों तक सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। जगह जगह ईवीएम खराब के मसले पर ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और यह कहा है कि जगह जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत आ रही है। मतदाताओं से अखिलेश की अपील है, मतदाता फिर भी वोट जरूर करें, मतदाता अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है और अपनी बात को रखा है। इससे पहले गीतांजलि, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसमें राजेंद्र चौधरी सामने आए थे। उन्होंने तमाम मसलों को लेकर के बाकायदा कहा था कि किस तरीके से ईवीएम खराब हो रही है और बाकायदा कई एरिया वाइज बात कही थी कि कुछ एक एरिया में जानबूझकर ईवीएम को खराब किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है अनुपम, इस तरह के आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं और खास तौर पर जब चुनाव के मौके पर इस तरह होता है तो कई सवाल जो है वो बन जाते हैं। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि चुनाव आयोग को मामले की जिम्मेदारी लेनी होगी। जनता का समय खराब किया जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग मतदान का समय बढ़ाए या चुनाव रद्द करे। 305 मतदान केंद्रों में से लगभग 140 ईवीएम खराब है, उनमें गड़बड़ी की गई है। श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना चाहिए। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दी थी, शुरू में दी थी, लेकिन उन्होंने कहा वीवीपैट से हम कर रहे हैं। वीवीपैट क्या करेगा जब मशीन ही काम नहीं कर रही। ईवीएम कैराना में भी 130 मशीनें खराब की गई हैं और ये वहां खराब की गई हैं जहां उन्हें मालूम था, उनकी सरकारी मशीनरी है कि ये विपक्षी दलों का गढ़ है, गांव में है, शहरों में है, गरीब क्षेत्रों में जहां लोग रहते हैं वहां पर तमाम मशीनें खराब की जा रही हैं। तो अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चुनाव में जगह जगह से ईवीएम मशीन के खराब होने की शिकायत मिल रही है, लेकिन फिर भी अपने मताधिकार के लिए जरूर जाएं और अपना कर्तव्य निभाएं। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बिल्कुल, काफी अहम चुनाव और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें अनुपम कि देश में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज हो रहा है और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए, कैराना लोकसभा सीट काफी अहम है। दरअसल सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद, जो बीजेपी से सांसद थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर किसका कब्जा होता है ये देखने वाली बात है। तो कैराना से सपा की प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम और दलित इलाकों की ईवीएम जानबूझकर खराब कर दी गई है। कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। हमारे साथ गठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन जी मौजूद हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे मैडम, कैसा मतदान चल रहा है? और जिस तरह से मैंने देखा कि कई जगह ईवीएम खराबी की शिकायतें आई, इतना तो कभी देखने को मिला ही नहीं। एक आध मशीन कभी खराब होती थी, क्योंकि हम चुनाव में रहते हैं हमेशा, जो है चाहे सेंटर का चुनाव हो चाहे स्टेट का हो, मेरी फैमिली रहती है तो हम लोगों को पता है कि कैसे कहाँ क्या होता है। एक आध मशीन का होता था कि कहीं कहीं कोई खराब होगी, लेकिन आज तो हद हो गई। ये आखिरी हथकंडा है बीजेपी का। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी का हथकंडा है जिस तरह से ईवीएम खराब हो रही है? प्रशासन, बिल्कुल खुले मन से, प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन भी जो है दबाव में काम कर रहा है। शासन प्रशासन दोनों शासन के दबाव में काम कर रहा है प्रशासन।
मैंने भी कई पोलिंग बूथ का जायजा लिया और 2-2 घंटे तक मतदाता ऐसे ही लाइन में लगे रहे और बहुत ऐसे मतदाता थे जो लाइन में लगे जब थक गए तो बाहर लौट गए, वापस लौट गए। पहला इम्तिहान चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके रमजान में चुनाव कराने का है। दूसरा आज ये जो चल रहा है ये है जो इन लोगों को इन वोटर का हरेसमेंट किया जा रहा है। हाँ, तो ये हो रहा है। चुनाव आयोग से आपने बता रही है, आपने लिखित शिकायत कर दी है। और कितने बूथ होंगे नियर अबाउट? मोर देन आई थिंक 100 से ज्यादा बूथ ऐसे जहाँ पर ईवीएम खराबी की शिकायतें हैं। एक गंगों में मुस्लिम दलित जाट वोट है, शामली के बहुत सारे एरिया में मुस्लिम जाट और दलित वोट है। जहाँ जहाँ मतलब पर्टिकुलर उन्हीं बूथों की मशीनें खराब हैं जहाँ पे जो है मेरा चुनाव प्रभावित हो रहा है। आप कह रहे हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम और जाट की आबादी ज्यादा है, दलित ज्यादा है, वहीं पर ईवीएम खराबी की शिकायतें आ रही हैं, वहीं पर ईवीएम बहुत धीरे गति से काम कर रहा है। आज इन लोगों के इम्तिहान का टाइम है। ये हमारे यहाँ जिहाद कई तरह का माना जाता है, तो मैं यही कहूँगी कि आज इनके लिए ये जिहाद का टाइम है। इन्होंने तो ये साजिश रची थी कि रमजान में मतदाता नहीं निकलेगा वोट डालने के लिए, मुस्लिम और ये लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इतनी तादाद में निकले कि लोग बौखला गए। शुक्रिया आपका मैडम। हमारे साथ मौजूद थी तबस्सुम हसन जो कि गठबंधन की उम्मीदवार हैं, आरएलडी की प्रत्याशी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि 100 से ज़्यादा सेंटर्स पर ईवीएम की खराबी हुई है और डेफिनेटली ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम कैसे खराब हो गई और ज़्यादातर जितने भी बूथ हैं उनमें दलित और मुस्लिम मतदाता हैं, ऐसा कहना है तबस्सुम हसन का। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कैराना शामली। खबर बिजनौर से है जहां पर नूरपुर के शाहपुर खेड़ी के बूथ संख्या 143 पर ईवीएम मशीन खराब होने के बाद मतदान रुका है। जहां करीब 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान रुका हुआ है। इसको लेकर मतदाता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। तो नूरपुर की सीट जिस पर कांटे का मुकाबला है और वहां पर बूथ संख्या 143 पर ईवीएम मशीन खराब होने से 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है। भाजपा ने अवनीश सिंह को वहां से मैदान में उतारा है। सपा के नईमुल हसन वहां से प्रत्याशी हैं। वैसे में कड़ा मुकाबला नूरपुर में। कुल 10 उम्मीदवार नूरपुर से चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। लोकेंद्र सिंह चौहान की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। गीतांजलि। बिल्कुल, और काफी अहम भी माना जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त परेशानी हो रही है वो मतदाताओं को इस वक्त हो रही है जब ईवीएम मशीन खराब है। हालांकि इस पर अगर बात की जाए चुनाव आयोग की तो उनका अपनी ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। कई बार तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब है, लेकिन लोग परेशान हैं और इसी परेशानी को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है बाकायदा, जिसका जिक्र अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मतदाता अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। 15 languages. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। थराली सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चमोली जिले के थराली विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में से एक थराली आरक्षित सीट है। पिछली बार यहां से बीजेपी के मगन लाल शाह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद इस सीट पर फिर से चुनाव कराए जा रहे हैं। थराली विधानसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहे हैं और 31 मई को नतीजे आएंगे। बीजेपी की मुन्नी देवी सीट से चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने जीत राम आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। थराली में अगर कुल मतदाता की बात करें तो 99,292 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 50,991 हैं, वहीं महिला मतदाता की संख्या 48,301 है। उपचुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र को 5 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं 175 स्थानों पर कुल 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार चुनाव में सभी ईवीएम में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही चुनाव में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1034 सुरक्षा कर्मी के साथ पीएसी और सीआरपीएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है। थराली विधानसभा चमोली जिले में है, जो 2008 में हुए परिसीमन के बाद वजूद में आई थी।
बीजेपी के मगन लाल शाह के निधन के कारण सीट खाली हुई थी। थराली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर थराली में हुए पिछले चुनावों की बात करें तो पिछली बार थराली से बीजेपी के मगन लाल शाह ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीत राम आर्य ने सीट पर कब्जा किया था। उत्तराखंड के थराली विधानसभा के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता किसे चुनती है। थराली से न्यूज 18 के लिए प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। तो संयुक्त विपक्ष ने जिस तरीके से बीजेपी को चुनौती दी है कैराना में और नूरपुर में, ये एक बड़ा विषय भी है। 2019 के लिहाज से भी इसको समझना होगा। बहरहाल नूरपुर में कैसा चल रहा है मतदान, क्योंकि जाहिर तौर पर 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, 11:30 बज चुके हैं और 9 बजे तक की जो तस्वीर उभर करके सामने आई थी वो काफी सुस्त रफ्तार थी। 6% मतदान नूरपुर में हुआ था। शकील बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील, जो तस्वीर इस वक्त की है वो आप बताइए, और मतदान की सुस्त रफ्तार हमने 9 बजे तक देखी थी, क्या रफ्तार कुछ बढ़ी है? क्या मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक आए हैं या अभी भी हालात वैसे ही हैं? अनुपम जी, अगर हम ये कहें कि रफ्तार रुक गई है तो गलत ना होगा। शाहपुर, खेड़ी, रफतपुर और कई गांव जो स्कूल के प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर मशीन खराब हो गई है। लगभग 2 घंटे हो गए और मशीन अभी तक ठीक नहीं हुई है। लोगों में गुस्सा है। दलित अल्पसंख्यक इलाकों में ज्यादा मशीनें खराब हुई हैं, जिसको लेकर लोग जो है काफी गुस्से में। शकील, एक बार फिर आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि आयोग के अधिकारी भी न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं, बताइए कहां पर ईवीएम खराब हुई है, कौन सा इलाका है वो, कौन सा वो बूथ है, ताकि आयोग के अधिकारी अगर न्यूज 18 देख रहे हैं तो जाने, किसी को भेजें। पीठासीन अधिकारी तमाम अधिकारी होते हैं। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, शाहपुर, खेड़ी 143 नंबर बूथ खराब है। कवाला, किवाड़, रफतपुर, अब्दुल्लापुर, ये सारे जगह मशीनें खराब है और बंद पड़ा हुआ है। शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी अभी 2 घंटे हो गए हैं वहां नहीं पहुंचे हैं और लोगों में काफी गुस्सा है। बिल्कुल शकील, तस्वीरों में हम देख रहे हैं भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और कुछ लोगों पर लाठियां भी भांजी जा रही हैं। क्या इस तरह की नौबत भी वहां देखने को मिल रही है? देखिए, काफी गुस्सा है। और जो सुरक्षा की बात करें, जो पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं वो लोगों को वहां से हटा रहे हैं कि अपने अपने घर जाइए, आप जब वोट डलेगा जब आ जाना। तो इस तरह से वोट को जो मतदान है उसको प्रभावित किया जा रहा है और लोगों को मतदान से वंचित किया जा रहा है। जिलाधिकारी से आपकी कोई बात हो पाई है या और किसी अधिकारी से जो कोई बता पा रहा हो, अगर इस तरह के हालात हैं कि बूथों पे वहां पर ईवीएम खराब हैं, तो ये तमाम जो एसडीएम, एडीएम और इतने अधिकारियों की हायरार्की है, ये किस मतलब के हैं फिर वहां पर? अनुपम जी, जिलाधिकारी की बात करें तो मैं कम से कम 3-4 बार उनको ट्राई कर चुका हूँ, कोई फोन नहीं उठाया जा रहा। और अधिकारी दूसरे लोगों से भी अगर बातचीत हुई है तो बात सुन के अनसुना कर रहे हैं। इसीलिए लोगों में जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है और मतदान बिल्कुल बंद है। शकील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में, ऐसे में क्या कुछ लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचने के बाद, लाइनों में लगने के बाद 2-2 घंटे से अगर ईवीएम खराब है, कुछ लोग वापस भी लौट गए हैं, इस तरह की जानकारियां? बहुत लोग, महिलाएं, पुरुष और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनसे खड़ा नहीं हो रहा है, 2 घंटे खड़े रहे, उसके बाद वो वापस अपने घर चले गए। अब उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो दोबारा चुनाव मतदान करने के लिए आए। अब उनका जो मनोबल था वो भी टूट गया है। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक साजिश के तहत मनोबल तोड़ने की भी कोशिश की गई हो। शकील, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जहां पर मशीनें इस वक्त खराब हैं, क्या वहां पर उन्हें ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं? क्या वहां पर ताजा हालात हैं? कितना वक्त और लग जाएगा? लोगों को क्या कहा जा रहा है जो लोग वहां मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं? गीतांजलि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां मशीनें खराब है वहां लोगों को वापस किया जा रहा है और ये कह के वापस किया जा रहा है कि आप जाइए, आपको बुला लिया जाएगा, आपको पहले नंबर पर वोट कराया जाएगा। और इस तरह लोगों को वहां मतलब एक तरह से बहका करके, उनको चीट करके उनको वापस घर बचाया जा रहा है। और उन लोगों ने घर पे जाके बैठ गए हैं, वो ना उम्मीद हो गए हैं कि शायद अब वो अपने मतदान का प्रयोग। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से, नईमुल हसन की तरफ से या बाकी किसी की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक आया है? क्योंकि इस तरीके के हालात हैं तो अखिलेश यादव ने तो ट्वीट किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पे क्या नईमुल हसन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन? नईमुल हसन से अभी हमारी बात हुई है, जो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने अभी कहा कि मैं कुछ समय के बाद मैं किसी गांव में हूं और मैं शाहपुर, खेड़ी और अब्दुल्लापुर, जहां जहां मशीनें बंद है, मैं वहां के इसको देखूंगा और अधिकारियों से बात करूंगा। शकील, दिक्कतें क्यों आ रही हैं इतनी? अगर इतनी जगहों पर ईवीएम खराब है
तो हमने ये भी देखा कि कैराना में भी कई जगहों पर 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ईवीएम मशीनों को बदला गया है। अगर ईवीएम खराब है तो उसको बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप ईवीएम बदल दीजिए या वीवीपैट को हटा दीजिए तो दूसरी चुनाव बड़ी आसानी से हो सकता है। ऐसे में इतनी दिक्कतें क्यों आने की 2 से 3 घंटे का वक्त लग जा रहा है और लोग लाइन में खड़े हुए हैं? अनुपम जी, जो मशीनें खराब हैं, जो वहाँ पीठासीन अधिकारी हैं, जो आरओ हैं, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि जो टेम्परेचर है गर्मी का वो बहुत है, उसकी वजह से वीवीपैट और ये मशीनें खराब हो रही हैं। तो दूसरी मशीन क्यों नहीं आ रही है बदल के, इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी सूचना दी है, उसके बावजूद उच्च अधिकारी वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ मशीनें ठीक नहीं हो पा रही हैं और चुनाव बंद है। शकील, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते पाएंगे। शकील हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि अपडेट हमें दे रहे थे और बता भी रहे थे। गीतांजलि, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि नूरपुर में जिस तरीके से ईवीएम खराब हुई है और कैराना में भी जिस तरीके से ईवीएम खराब हुई है, लोगों का मतदान केंद्रों से वापस लौटना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और 175 संख्या भी देखिए अनुपम यहाँ पर कि 175 मतदान के केंद्र ऐसे हैं जो खराब हैं, जहां पर ईवीएम मशीन खराब है। अब ऐसे में स्थिति जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना मतदाताओं के लिए निराशाजनक आज का दिन रहा होगा, जो उत्साह से अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो लाइनों में लगे हैं, अगर उनको घर पर लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है और वो अपने वोट को कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप एक तरफ तमाम एनजीओस के जरिए तमाम ब्रांड एम्बेसडर बना करके लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग मतदान केंद्रों तक आए, अपने मत का प्रयोग करें। और ऐसे में आपकी व्यवस्थाएं इस तरीके से हैं कि आपकी ईवीएम खराब है और व्यक्ति 2 घंटे 2.5 घंटे रोजे होने के रखने के बाद भी वहां पर खड़ा रहता है और उसके बाद उसे बैरक लौटना पड़ रहा है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को ताजा अपडेट्स लगातार बता रहे हैं और आपको बता दें कि थाना भवन नूरपुर के बूथों पर ईवीएम मशीन खराब पड़ी है और इसके अलावा ये ईवीएम मशीन खराब होने से मतदाताओं में काफी निराशा है। नूरपुर में भी ईवीएम जो है वो खराब है इस वक्त। और बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता कैराना से और किशोर हमारे साथ थराली से सीधे जुड़ गए हैं। उमेश, कैराना की तस्वीर, क्योंकि 4.5 घंटे का चुनाव अब तक हो चुका है, जिसमें हमने ईवीएम की हालत भी देख ली, जिसमें हमने अधिकारियों का जो रवैया है उसको भी देख लिया और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके बोलों को भी सुन लिया। क्या तस्वीर है अभी की? जी हाँ, देखिए अनुपम, कैराना की जंग जारी है, कैराना की महाभारत जारी है। कैराना और नूरपुर दोनों जगह की एक समस्या है ईवीएम का खराब होना। सैकड़ों की संख्या में ईवीएम दोनों जगह पर खराब हुई हैं। अकेले कैराना में कुछ देर पहले अभी हमारी जो आरएलडी की कैंडिडेट हैं तबस्सुम हसन, उनसे बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है कि 100 से ज्यादा ईवीएम की खराबी की शिकायत कैराना में सामने आई है, नकुड़ में सामने आई है, गंगोह में सामने आई है, शामली और थाना भवन में सामने आई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है ये, और ये न्यूज 18 सुबह से ही दिखा रहा है। सबसे पहले इस खबर को हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से ईवीएम खराबी की शिकायतें आ रही हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार एक ही जगह की ईवीएम खराब हुई है, बूथ संख्या 258 पर, जहां पर मैं खड़ा हुआ था। और जब बार बार इस खबर को दिखाया गया, उसके बाद प्रशासन आनन फानन में कम से कम इस पोलिंग बूथ पर पहुंचा और वहां मतदान सुचारू रूप से फिलहाल चल रहा है। अन्य जगहों पर कमोवेश यही शिकायत सामने आ रही है और मतदाता बेहद उत्साहित है। वो इस कड़ी धूप में, बेहद कड़ी धूप में बातचीत करने के लिए इस वक्त हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर कैराना से। बीजेपी और आरएलडी समर्थकों के बीच में मारपीट हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, कैराना में बीजेपी आरएलडी समर्थकों के बीच मारपीट हुई है और बीजेपी समर्थकों पर फर्जी वोट डालने का जो आरोप है वो लगा है। पुलिस ने सभी को पोलिंग बूथों से दौड़ाया है। झुंझाना थाना क्षेत्र के गांव चौसाना का यह पूरा मामला है, बड़ी खबर इस वक्त की। कैराना से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी आरएलडी समर्थकों के बीच मारपीट। बीजेपी समर्थकों पर फर्जी वोट डालने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने सभी को पोलिंग बूथ से वहां पर दौड़ाया। झुंझाना थाना क्षेत्र के गांव चौसाना का यह पूरा मामला है। बातचीत करने के लिए उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, अब तक तो नौबत यह थी कि वहां पर ईवीएम मशीनें खराब थी, लोग मतदान केंद्रों से लौट रहे थे, लेकिन अब तो बीजेपी और आरएलडी समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। क्या अपडेट है आपके पास?
बड़ी खबर है इस वक्त कैराना से, ये अनुपम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ के झिंझाना थाना क्षेत्र के कौसाना गांव में जिस तरह से बवाल हुआ है, जिस तरह से हंगामा हुआ है और जिस तरह से बीजेपी और आरएलडी के कैंडिडेट आपस में भिड़ गए हैं, दोनों के बीच तीखी नोक झोंक हुई है, धक्का मुक्की हुई है और किसी तरह से पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जुटी हुई है, लेकिन उसके भी पसीने छूट रहे हैं। इस भीषण गर्मी में इस वक्त कैराना का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस राजनीतिक तापमान का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं क्योंकि सुबह से खबरें आ रही थी कि ईवीएम खराब है या फिर मतदाता लौट रहे थे। अब तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ गया है। कैराना के प्रशासन को अब तो चेत जाना चाहिए, कैराना के जिला एडमिनिस्ट्रेशन को अब तो जाग जाना चाहिए कि कम से कम इस तरह की हरकतें तो ना हो, कम से कम इस तरह की जो बातें हो रही हैं कैराना के झिंझाना क्षेत्र में जिस तरह से हुआ और जिस तरह से बीजेपी और आरएलडी के कैंडिडेट आमने सामने आ गए, ये बिग ब्रेकिंग है इस वक्त न्यूज 18 पर और ये दर्शक देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ है। निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है, यहाँ के जिलाधिकारी के लिए, यहाँ के कप्तान के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इस स्थिति को निपटे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी झड़प की एक जगह से सूचना आई है, अब जिस तरह से धीरे धीरे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह की खबरें और आ सकती हैं, क्योंकि हमने दोनों कैंडिडेट से भी बात की, मृगांका सिंह से भी बात की और तबस्सुम हसन से भी बात की और दोनों का एक बात कॉमन लगी है मुझे। दोनों कह रहे थे कि इस क्षेत्र की जनता अमन और शांति चाहती है, इस क्षेत्र की जनता शांति चाहती है, अपने क्षेत्र में खुशहाली चाहती है, ये दोनों लोगों ने कहा। और इसी और अमन और शांति पर जिस तरह से ग्रहण लग रहा है और जिस तरह से बीजेपी और आरएलडी के कैंडिडेट आपस में भिड़ रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहा है कैराना? सवाल यहाँ पर क्या आपको से लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां पर कई बूथों का आपने दौरा किया है, कई बूथों को वहां पर आपने देखा है, ये बताइए क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो लोग वहां पर हैं, उनसे भी आपसे मैं आऊंगा, अपडेट लूंगा। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए। शाहनवाज, मारपीट की नौबत वहां पर आई है, क्या अपडेट आप दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से कैराना लोकसभा उपचुनाव पर सुबह से ही मतदान जारी है और जो है लगभग 20% मतदान केंद्रों से सूचना आई है कि जो ईवीएम है वो खराब है, अधिकतर ईवीएम खराब हो चुके हैं। उसी को लेकर जो है समर्थकों में भारी रोष भी है और ये झिंझाना चौसाना के गांव टोडा का मामला है और चौसाना गांव का मामला है, जहां पर बीजेपी और गठबंधन समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। वो इसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था कि इनका गठबंधन के जो प्रत्याशी समर्थक है, उनका आरोप था कि बीजेपी के जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं वो फर्जी वोट डलवा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रशासन है उसकी कहीं लापरवाही कहीं ना कहीं ये रही है कि ईवीएम अधिकतर जगहों पर ईवीएम खराब है और अधिकतर जगहों पर वोटिंग भी नहीं हो रहा है। इसी को लेकर जो गठबंधन के प्रत्याशी और बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष भी व्याप्त है और इसी बात को लेकर झगड़ा भी उत्पन्न कई जगह हुआ है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया फिलहाल और अपडेट्स के लिए लौटेंगे। और जिस तरह से ये बीजेपी और आरएलडी के समर्थक भिड़ गए हैं इस बात को लेकर कि जो फर्जी मतदान भी वहां पर हो रहा है, ये भी एक बड़ा आरोप जो है। देखिए आरोप तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए जिन बूथों पर ईवीएम खराब हुई वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे। जिस तरीके से अब समर्थकों में झड़प हो रही है वहां पर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, पुलिस को वहां पर जाकर के स्थिति को काबू में करने की कोशिशें करनी पड़ रही हैं। सवाल यहां पर यह कि इस तरीके का ढिलमुल रवैया क्यों अधिकारियों के द्वारा दिखाया जा रहा है, और अगर आयोग गंभीर है, आयोग अगर इन अधिकारियों से संवाद कर रहा है तो आयोग एक्शन ले। बिल्कुल, और यहाँ उसकी जरूरत भी है। बहरहाल उत्तराखंड का भी हाल जान लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में देखी जा रही है? देखिए, अगर थराली चुनाव की बात करें तो मतदान को 4 घंटे हो चुके हैं और लगातार मतदान चल रहा है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ का एक परंपरा है कि पहाड़ में लगातार जो लोग होते हैं सुबह काम पे चले जाते हैं, खेत पे चले जाते हैं, उसके बाद मतदान कराते हैं, तो मतदान लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोलिंग परसेंटेज है, यानी 4 घंटे हो चुके, अभी तक पोलिंग परसेंटेज नहीं पता लग पा रहा है कि कितना हो रहा है। जब अधिकारियों को फोन करके पूछा जाता है तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि 5 मिनट, यानी 5 मिनट करके उन्होंने 4 घंटे तक गुजार दिया। अभी तक उनको पोलिंग परसेंटेज कुछ नहीं पता कि कितना पोलिंग परसेंटेज हो रहा है। और एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि थराली में देवसारी नाम का एक गांव है जिसमें 578 वोटर्स है, उन्होंने बहिष्कार किया, यानी पूर्ण बहिष्कार किया। उनकी मांग है कि जब तक उनके गांव में 4 किलोमीटर दूर है वो सड़क से, जब तक उनके गांव में सड़क नहीं आएगी तब तक वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। यानी 578 जो मतदाता है उन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया, यानी 4 घंटे गुजर चुके हैं देवसारी में, अभी तक किसी ने वोट कास्ट नहीं किया। और हमने जो अभी वहां पे पता किया है, वहां के प्रधान और तमाम
तमाम लोगों से पूछा है, उनका यही कहना है कि हमने पहले भी कहा था कि जब तक सड़क नहीं पहुंचे कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। यानी निर्वाचन जिस तरीके से बार बार ये दावे कर रहा था कि वो ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसको मनाया जा रहा है और उसमें उन्होंने सभी लोगों से वार्ता करी है, लेकिन शायद यहाँ पर चाहे वो निर्वाचन हो या फिर सरकारें हो, तमाम वो दावे फेल हो रहे हैं। क्योंकि किशोर ये बताइए, सुबह 8 बजे से वहां पर वोटिंग शुरू हुई थी और अब लगभग कुछ ही मिनटों के बाद 12 बजने वाले हैं, तो ऐसे में क्या अब तक कोई भी वोटिंग परसेंटेज वहां के अधिकारियों के द्वारा, चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा कोई भी वोटिंग परसेंटेज मुहैया नहीं कराया गया है, कोई नहीं बताया गया है? बिल्कुल ये बात सही है कि अभी तक जब भी हमने फोन किया, जब भी हमने उनसे पूछा कि कितना वोटिंग परसेंट है, यानी पर घंटे हर घंटे के बाद वोटिंग परसेंटेज निकाला जाता है, लेकिन अभी तक उनका वोटिंग परसेंट नहीं है। जब उनसे पूछा जा रहा है सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि 9 बजे तक 5% हो रहा है, या फिर दोबारा फोन किया जा रहा है तो 8%, यानी गंभीरता कहीं नहीं दिख रही है कि वोटिंग परसेंट देखा जाए, कितना परसेंटेज हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं देखा जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल अगर निर्वाचन की तरफ से देखें या फिर जो जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम है उसकी बात करें तो शायद उनको लग नहीं रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बताना ज्यादा जरूरी है या फिर उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जी किशोर, आपने बातचीत की होगी दोनों ही दलों के, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही दलों के नेताओं से। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने नहीं आ पा रहा है, जिस तरीके से मतदान की रफ्तार भी सुस्त आप बता रहे हैं वहां पर चल रही है, उतना जोश नजर नहीं आ रहा जितना अमूमन विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के दौरान लोगों में नजर आता है। कारण क्या है इसके पीछे और क्या पॉलिटिकल पार्टीज इससे आकलन कर पा रही हैं? देखिए, दो चीजें हैं। जब भी जिसकी गवर्नमेंट रहती है, यानी गवर्नमेंट रहती है, उसका उपचुनाव माना जाता है। अगर उपचुनाव में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो तो ये कहा जाता है कि ये चुनाव सरकार के खिलाफ नहीं है, लोगों ने मतदाता में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अगर कम होता है तो वो ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। अभी तक अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज अभी फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरीके से हमने पता किया है, फिर तमाम जगहों से हमने अपने सूत्रों से पता किया है, तो ज्यादा से ज्यादा 18% से ज्यादा अभी तक नहीं गया है, ये माना जा रहा है। अभी फिलहाल ये आंकड़े बिल्कुल किशोर नजर बना के रखिए है। लेकिन आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। किशोर बता रहे हैं कि 18% रफ्तार काफी सुस्त है। उमेश के पास रुख करते हैं, उमेश कैराना में लगातार मौजूद है। उमेश, सबसे बड़ा सवाल यह कि आपने कई चुनाव देखे, मैंने भी कई चुनाव देखे, गीतांजलि ने भी कई चुनाव देखे, लेकिन इस तरीके का चुनाव आज हम देख रहे हैं जहां पर कैराना में ही अगर इस तरीके के बातें प्रत्याशी के द्वारा कही जा रही हैं कि 100 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम खराब है। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, इससे पहले कई उपचुनाव हुए, इस तरीके के आरोप, इस तरीके की शिकायतें इतने व्यापक बड़े दर्जे पर देखने को नहीं मिलती हैं। और इस तरीके से शिकायतों का सामने आना कहीं दर्शा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही एक बड़े स्तर पर हुई है। यकीनन अनुपम, प्रशासनिक लापरवाही बड़े स्तर पर हुई है और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ढुलमुल रवैया प्रशासन ने अख्तियार किया है, सुबह से ही उसे लगता ही नहीं ईवीएम अगर खराब है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके कानों में जू नहीं रेंग रही। खराब है, पड़ी रहने दो, अगर लाइन में लोग लगे हैं, लगे रहने दीजिए। जिस तरह के हालात मैंने यहाँ विभिन्न बूथों में देखे हैं वो बेहद निराशाजनक हैं, खासतौर से लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन। लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन जहां जनता सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर हैं, 12 बज चुका है, इतनी कड़ी धूप में मेला जैसा माहौल नजर आ रहा है विभिन्न पोलिंग बूथ्स पर। और जब उस मेले जैसे माहौल में मतदाता पहुंचता है और उसे यह मालूम होता है कि ईवीएम खराब है, अब वो 2 घंटे वो लाइन में लगा हुआ है, रोजे से है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, एक बूंद पानी भी इन लोगों ने सुबह से नहीं पिया होगा, इसके बावजूद धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से ईवीएम ठीक हो। लेकिन प्रशासन, शामली का जिला प्रशासन बेहद लापरवाह बना हुआ है। और न जाने क्यों लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि ये कुछ आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से तबस्सुम हसन ने शिकायत भी की है चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं ये शिकायत जायज भी लगती है। और जायज इस लिहाज से लगती है कि अगर ईवीएम खराब है तो वो तत्काल रिप्लेस क्यों नहीं की जा रही है। 2014 के इलेक्शन हमने देखे, 17 के इलेक्शन देखे, लेकिन इस उपचुनाव में जो देखने को मिल रहा है उस वक्त भी ईवीएम खराब हुआ करती थी। 2014 में भी ईवीएम खराब हुई थी, फौरन रिप्लेस होती थी, मतदान फिर से जो है अच्छे से शुरू हो गया। लेकिन ये बात सवाल तो जरूर बन रहे हैं और बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी का मौसम है, ऐसे में मतदाता पहुंचे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन खराब है।
कितनी निराशा उन्हें हो रही होगी अनुपम, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। मनोबल भी कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर एक वोटर से पूछें, आप भी वोट डालती हैं, मैं भी वोट डालता हूं, हम लोग एक पर्व की तरह, एक सेलिब्रेशन बिल्कुल, और इंतजार किया जाता है बाकायदा कि अब वक्त आ गया है और हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। बाद अगर लेकिन अगर तस्वीर ऐसी हो तो फिर सवाल बनता है। और नहीं, अगर व्यक्ति 2 घंटे 2.5 घंटे आकर के लाइन में लगता है और उसे पता लगता है ईवीएम खराब है और अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद आरोप इस तरीके के, जब कैंडिडेट दोनों जो मैदान में हैं वो खुद लगा रहे हैं कि 100 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम खराब है, तो जाहिर तौर पर आयोग को इस पर कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही लगती जरूर है। बिल्कुल, प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, और कितनी लापरवाही अभी और होने वाली है, नजर हमारी लगातार बनी है इस चुनाव पर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद ये महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है इस महा कवरेज में। कैराना और नूरपुर के उपचुनाव पर भारत निर्वाचन आयोग भी पैनी निगाह रखी है, जहां लखनऊ में निर्वाचन आयोग के दफ्तर में चुनाव के मद्देनजर एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां से पूरे चुनाव पर निगाह रखी जा रही है। यहां भी आपको बता दें कि अधिकारियों की पहली पसंद न्यूज 18 है, जिसके माध्यम से अधिकारियों को जो शिकायतें मिल रही हैं वो उनका तत्काल प्रभाव से निदान किया जा रहा है। जहां इलेक्शन वॉर रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा के उपचुनावों के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। इस वक्त हम लोग इलेक्शन कमीशन के वॉर रूम में हैं, जहां पर तमाम अधिकारी इस उपचुनाव पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। यहां पर भी सबका भरोसा न्यूज 18 ही है। न्यूज 18 की खबरों को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और हर जगह की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 पर जिन बूथों पर ईवीएम या वीवीपैट खराब होने की सूचना मिल रही है, वहां पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद वहां के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात कर रहे हैं। कुछ बूथों पर वीवीपैट और ईवीएम के खराब होने की सूचना मिली है और उनको तत्काल बदलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, बदले भी जा चुके हैं। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और भी बिजनौर से जो शिकायत मिली थी उसके संबंध में रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य हैं वहां पर खास करके ईवीएम खराब हो रही हैं। इसकी शिकायत भी आपको लिखित तौर पर दी है उन्होंने। आज जो हमको शिकायत उन्होंने लिखित तौर पर दी है मशीनों खराब होने की, उसको हमने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया है रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए। एक जगह पर बूथ कैप्चरिंग की भी बात कही जा रही थी नूरपुर में, कहीं पर ऐसी भी कुछ सूचना थी? हाँ, बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिली थी, तत्काल उसकी दरियाफ्त किया गया और वो सूचना गलत पाई गई। इलेक्शन वॉर रूम में तमाम अफसर इस गंभीर प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हर जानकारी को न्यूज 18 के जरिए कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद वहां के अधिकारियों से, रिटर्निंग ऑफिसर से, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हर जानकारी ली जा रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। तो शबाब बता रहे थे कि किस तरीके से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आयोग के अधिकारी भी देख रहे हैं और पल पल की अपडेट वहां पर वो ले रहे हैं। कैराना में उमेश श्रीवास्तव लगातार नजर बनाए हुए हैं, थराली में किशोर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर उमेश श्रीवास्तव के पास चलते हैं। उमेश, कैराना की जंग जाहिर तौर पर बड़ी दिलचस्प है, संयुक्त विपक्ष है, सामने भाजपा है, एक मैसेज भी जाएगा जाहिर तौर पर कैराना से समूचे उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे देश में जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन हमने देखा, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे गन्ने का मुद्दा हो, चाहे जिन्ना का मुद्दा हो, तमाम सारे मुद्दे उछल लिए। आज आपको लगता है धरातल पर हैं आप, ग्राउंड जीरो पर हैं आप, क्या ये सारे मुद्दे वहां पर नजर आते हैं या वास्तविकता कुछ और है? जी हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन्ना से लेकर गन्ना तक तमाम मुद्दे हैं इस कैराना में, और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ का है वो यहाँ के किसानों का है, यहाँ की आम आवाम का है, यहाँ की अमन शांति का है। और ये दोनों दलों ने कमोवेश इसकी बातें की हैं। मुझे याद आता है कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की बात एक बार फिर से दोहराई थी और कहा था कि किस तरह से उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और शायद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस दंगे की दाग की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोर्ट उस वक्त का था। यानी यहाँ की जंग इतनी दिलचस्प है कि यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे के हालात रहे हों या फिर पलायन का मुद्दा रहा हो या फिर और सारे मुद्दे तो गौड़ हो जाते हैं, ये मुद्दे ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो मिजाज है, कैराना की जो जंग है, कैराना की जो महाभारत है, आज
आज वो जमीन पर लड़ी जा रही है। और इस जमीन की हकीकत यह है कि मतदाता बेहद दिमागदार है, मतदाता नेताओं को बखूबी समझता है, मतदाता नेताओं के माथे पर पसीना ला रहा है आज, और अच्छे अच्छे नेताओं के माथे पर पसीना आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कैराना में मतदाता सड़क पर है और जिस तरह से इतनी सारी मुश्किलात के बीच में भी, ईवीएम की खराबी के बीच में भी वो मतदान स्थल तक पहुँच रहा है, ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि चाहे जो मैटर हो, लेकिन मतदाता अपने मतदान को करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लालायित है और सारी स्थिति का मुकाबला वो कर रहा है। इस वक्त मैं कैराना के इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ पर इक्का दुक्का करके ही, क्योंकि 12 बज चुका है और इक्का दुक्का करके ही वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से इस पोलिंग बूथ सेंटर का हाल है। और यहाँ पर देखिए कुछ मतदाता हैं, सब अभी आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे, कैराना क्या चाहता है, कैराना का क्या मुद्दा है, कैराना के क्या विकास हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? मेरी तबीयत खराब है। कैराना की क्या उम्मीदें हैं, कैराना के क्या सपने हैं, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा इधर आइए जी। कैराना में हमें जो चाहिए था वो बाबू हुकुम सिंह ने हमें दे रखा है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मीर गंगा जी सामने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वही इस बार जीतने की उम्मीद रखती हैं। यह देखा तो आपने कि अनुपम की बाबू हुकुम सिंह का एक वजूद था, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हम, क्योंकि बाबू हुकुम सिंह से कई बार मिले और कई बार हुकुम सिंह जी से मेरी बातें हुई, चाहे जब पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया था उस वक्त भी मैं कैराना में था और उस वक्त भी बाबू हुकुम सिंह जी से मैंने बात की थी, तो उनकी राजनीतिक समझ और उनकी सोच डिफरेंट थी बिल्कुल। और आज सारे लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया होगा और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में हैं, जो अपने घरों से अब तक नहीं निकले हैं, मतदान केंद्रों तक नहीं आए हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज जो निकल करके सामने आया है उसमें काफी सुस्त रफ्तार साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में क्या ये लोग उन लोगों को कहेंगे कि आप अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक आइए, अपने मत का प्रयोग करके, क्या ये लोगों से वोट की अपील करना चाहेंगे? जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं इनसे पूछता हूं कि बिल्कुल वोट की अपील, क्योंकि न्यूज़ 18 भी लगातार सुबह से हम यही कह रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान अवश्य करें, चाहे जितनी मुश्किलात हो, चाहे जितना सूरज चढ़ गया हो, चाहे जितनी प्रचंड गर्मी हो, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में भी राजनीतिक गर्मी, अपने क्षेत्र के सांसद को चुनना, अपने क्षेत्र के नुमाइंदे को चुनना बेहद अनिवार्य है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कैराना से कि 30% के आसपास 12 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है, 30% के आसपास पोलिंग हो चुकी है। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शाहनवाज, आप क्या कहेंगे? आपने कई पोलिंग बूथ का जायजा लिया है, क्या पाया और इस वक्त क्या स्थिति है? प्रशासन क्यों बौखलाया हुआ है शामली का? देखिए, कैराना का जो मतदाता है वो बहुत ही उत्सुक है मतदान को लेकर और सुबह से ही वो वोटर्स लाइन में हैं और अपनी नंबर का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अधिकतर जो रोकेंगे यहाँ पर शहनवाज उमेश आपको, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, जिस बात को अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में कहा था गीतांजलि, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तस्वीरें दिखा रहा है, आरएलडी के और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईवीएम की खराबी का मसला है उसको लेकर के आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए बाकायदा फैक्स भी कर दिया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और अब आमने सामने जाकर के शिकायतों को दर्ज कराया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखना यह होगा कि इस शिकायत का कितना असर पड़ेगा अनुपम, क्योंकि मशीनें तो सुबह से खराब हैं, जो नुकसान हुआ है और ये जो नुकसान हुआ है वो यथास्थिति बनी हुई है। अभी भी मशीनों को ठीक करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितनी खराब मशीनें बताई जा रही हैं उतनी खराब नहीं है। तो दो बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये मुलाकात कितना असर डालेगी ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। और जाहिर तौर पर जब चीजें रखी जा रही हैं, वहां पर बताई जा रही हैं, तो उन पर क्या आयोग संज्ञान लेता है ये देखना होगा। चलिए सीधा रुक कर रहे हैं किशोर की ओर, थराली से मौजूद हैं किशोर, आप वहां पर मौजूद हैं। स्थिति कैराना में क्या चल रही है आप भी सुन रहे होंगे और टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन वहां क्या स्थिति चल रही है, लोग कितनी संख्या में पहुंचे, अभी तक कितनी वोट परसेंटेज क्या वहां पर कुछ काउंट की गई है, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट्स वहां से?
देखिए, अगर थराली चुनाव की बात करें तो फिलहाल अभी जैसे दिन 12 बज चुके हैं और तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, यानी जो लोगों का आना है वो बहुत कम हो गया। जैसे सुबह के करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे, क्योंकि ठंड था अक्सर, चूंकि उत्तराखंड में जब इस टाइम गर्मियाँ चल रही है और गर्मियों के टाइम पे तेज़ धूप हो जाती है, तो लोग प्रेफर करते हैं या तो सुबह आ जाए फिर शाम के वक्त आना पसंद करते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये बड़ा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसपे वोटिंग परसेंटेज निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो हर घंटे ये वोटिंग परसेंटेज बताए, लेकिन यहाँ तक अभी ये सबसे बड़ी बात यह है कि 4 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक निर्वाचन को कोई नहीं पता कि कितना वोट पड़ रहा है और कितना वोटिंग परसेंटेज इस वक्त चल रहा है। हमने जो अभी अपने सूत्रों से, यार अपने जो हमारे यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे बात करी, हमने पूछा कितना है, तो लगभग जो अभी वोटिंग परसेंटेज 4 घंटे बाद तो 18% के करीब आ रहा है, लेकिन ये भी फिलहाल पुख्ता नहीं है। कारण यही है कि जो जिनके पास जिम्मेवारी है, यानी निर्वाचन के पास जिम्मेवारी है कि वो वोटिंग परसेंटेज पर घंटे बताए, उनको पता ही नहीं। और यहाँ तक कि कई निर्वाचन के अधिकारियों जिनसे बात करी थी, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, यानी कितना वो इस बात को सीरियस ले रहे हैं, जबकि लोकतंत्र का पर्व है और मतदान जब लोग करने पहुंचते तो कम से कम निर्वाचन को भी इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, किशोर नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। किशोर रावत नजर बनाए हुए लगातार, उमेश भी नजर बनाए हुए आपके पास आएंगे। बहरहाल इस वक्त उपचुनाव के रण में कैराना में करीब 22% मतदान 11 बजे तक हुआ है। जो वोटिंग परसेंटेज आया है, नूरपुर में 22% वोटिंग हुई है 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज। नूरपुर सीट पर 22% वोटिंग अब तक हो पाई है। तो क्या कह रहे हैं उपचुनाव का रण, वो बता रहे हैं आपको, और लगातार आपको ये अपडेट भी दे रहे हैं कि कितना फीसदी मतदान अभी तक हुआ है। कैराना की अगर बात की जाए करीब 22% मतदान हुआ है, वहीं नूरपुर की अगर बात की जाए तो 22% वोटिंग 11 बजे तक काउंट की गई। बिल्कुल, और यहां पर 22% वोटिंग अब तक हो पाई है कैराना में। और नूरपुर में जो 11 बजे तक, आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज है, उसको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक सबसे पहले बता रहा है। तो लगातार पल पल की अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं आप तक न्यूज 18 के जरिए। आप देख रहे हैं इस वक्त उन जगहों का हाल जहां पर मतदान चल रहा है। ये मशीन खराब होने से मतदाता परेशान है, लेकिन फिर भी मनोबल कम नहीं हुआ है अनुपम, और लगातार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और उमेश लगातार बने हुए हमारे साथ, किशोर भी हमारे साथ बने हुए। उमेश, एक बार फिर आपकी तरफ रुख करते हैं। उमेश, जिस तरीके से कैराना की जो जंग है, जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो कैराना की जंग के राजनीतिक मायने बहुत हैं, क्योंकि अगर जाट मुस्लिम फैक्टर को देखा जाए, दलितों को देखा जाए, इनको रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की पिछले वक्त की इच्छा शक्ति और पिछले दाव पेचों को समझा जाए, तो लग रहा है कि कैराना 11 बजे तक 22% वोट के साथ बहुत कुछ कहने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अनुपम की कैराना आज वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाला है जी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर जातिगत समीकरण की आपने बात की, दलित, मुस्लिम, जाट और इसके अलावा कश्यप, सैनी, वैश्य, ब्राह्मण, ये पूरा जातिगत जो समीकरण है कैराना लोकसभा सीट की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से नकुल है, गंगोह है, शामली है, थाना भवन है और कैराना है, हर क्षेत्र का अलग मिजाज है। कैराना का मिजाज दूसरा है और नकुल का मिजाज दूसरा है, गंगोह का मिजाज दूसरा है, तो शामली का मिजाज दूसरा है और थाना भवन का मिजाज दूसरा है। और भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा बचाने की बात है, क्योंकि भाजपा के इन 5 में से 4 विधायक हैं। एक विधायक सिर्फ नाहिद हसन, वो कैराना से हैं, बाकी 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक कड़ा चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है। आपको बातचीत करने के लिए श्रीकांत शर्मा कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को शुरुआत है। फौज है 140 मशीनों का हवाला दिया है, जहां पे वो गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं कि मशीनों को हाईजैक किया जा रहा है और मशीनों को गड़बड़ किया जा रहा है, और जहां पे ज़्यादा मुस्लिम हैं वहां पे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उनका आरोप है कि ताकि रोजे के समय में इस 45 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा लोग रह नहीं पाएंगे और लौट जाएंगे। तो सरकार की मंशा ये है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है इसको लेके, और निरस्तीकरण का भी उन्होंने मांग किया है। क्या कहेंगे सर पूरे मामले में? नूरपुर और कैराना के चुनाव को लेकर जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उनको हम सिरे से खारिज करते हैं और तथ्यों से बहुत परे हैं। उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए
बहाना ढूंढ रहे हैं और अभी से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि उनको जब परिणाम आएंगे तो उनको किस तरह से जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की मंशा है, चुनाव आयोग को हमने कहा है कि वहाँ चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। जहाँ तक ईवीएम की बात है, हमारे कार्यकर्ता भी हमको लगातार फ़ोन करके जानकारी दे रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों से दे रहे हैं जहाँ तो ईवीएम की सूचना, खराबी की सूचना हमको भी मिल रही है और हमने चुनाव आयोग को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी जिन जिन बूथों पर ईवीएम खराब है तुरंत उनको ईवीएम को ठीक किया जाए और मतदान को सुचारू किया जाए। सर, समाजवादी पार्टी की जो मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, उनका ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो 2019 का माहौल तैयार करना चाह रही है, वो जनता में संदेश देना चाहती है कि चाहे जो कर लो जीतेगी बीजेपी ही, और ताकि इसका जो प्रभाव हो वो आने वाले लोकसभा जो चुनाव होगा 2019 में उसमें दिखाना चाहते हैं और एक प्रकार से ये एक माहौल तैयार कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, हम उन्हें सिरे से खारिज करते हैं। चुनाव आयोग नूरपुर में और कैराना में चुनाव करा रहा है और हमारी मंशा है, सरकार की मंशा है, पार्टी की मंशा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ चुनाव हो, फेयर चुनाव हो। और जो ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत हमको भी मिल रही हैं और हमारे लोग भी हमको बार बार शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम को जल्दी ठीक कराया जाए, काफ़ी लंबी कतारें हैं और चुनाव आयोग को लगातार हम भी संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ ईवीएम खराब हैं उनको तुरंत अवलंब दुरुस्त किया जाए जिससे कि चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। सर, कैराना लोकसभा और नूरपुर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बसपा सब एक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले इन लोगों से चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे आप सर, जो माहौल एक बना है? देखिए, कैराना नूरपुर में जो चुनाव हो रहा है और उसमें जो विपक्ष है वो लगातार झूठे आरोप लगाना, झूठ बोलना, रोज बोलना, जोर से बोलना, ये विपक्ष के लोगों की आदत सी बन गई है और तथ्यों से परे बातें करते हैं। जब सत्ता में थे तभी भी जनता के अहित में काम करते थे, अब सत्ता से बाहर हैं तो भी समाज में बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये सीधा सीधा चुनाव है और क्योंकि उपचुनाव है, दोनों ही जगह हमारे तो श्रीकांत शर्मा को सुन रहे थे आप, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सिरे से खारिज कर रहे हैं तमाम आरोपों को, तमाम शिकायतों को जो कि ईवीएम को लेकर के विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही हैं। और इसी बीच थराली से बड़ी खबर आपको बता दें, थराली उपचुनाव के लिए आज मतदान, 4 घंटे से मतदान प्रतिशत की कोई भी जानकारी नहीं, निर्वाचन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो अभी तक 18% पोलिंग हुई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है थराली के उपचुनाव को लेकर के कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ है। 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, 12:10 से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल, लगभग 4 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को है अनुपम, और ये जानकारी नहीं दी गई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये भी अब सवाल बन रहा है। निर्वाचन आयोग आखिर जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? परसेंटेज की जानकारी वक्त दर वक्त आती रहती है और अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसको ये भी देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, इनको कोई आपत्ति इस पर क्यों नहीं है? अगर इस तरीके से वो नहीं आ रहा है सामने, तो किशोर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अगर पोलिंग परसेंटेज सामने नहीं आ पा रहा है तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपत्ति होगी। बीजेपी या कांग्रेस किसी ने कोई आपत्ति दर्ज कराई है, कोई शिकायत दर्ज कराई है? देखिए, अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें और 4 घंटे तक अभी तक सामने नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि इस पे सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अभी तक बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं है कि पोलिंग परसेंटेज क्यों नहीं बताया जा रहा है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति अलग होती है और यहाँ पे जो प्रत्याशी है काफ़ी दूर दूर पोलिंग स्टेशन है और अभी तक इस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो आई थी, अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी ने, हालांकि वो अपने पोलिंग स्टेशन पर लगातार जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिंग
फ्रस्ट्रेशन, शायद ये उत्तराखंड में पहला चुनाव है नहीं, इससे पहले भी जो अधिकारी थे निर्वाचन वो भी लगातार चुनाव करा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में 4 घंटे बीतने के बाद आखिर क्यों नहीं पोलिंग परसेंटेज बताया जा रहा है, जबकि हर जगह उनके अधिकारी, पीठासीन अधिकारी है या तमाम वो सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, वो डिटेल देते रहते हैं। लेकिन 4 घंटे होने के बाद नहीं बताया जा रहा है, तो शायद वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज बताना भी जरूरी है, जबकि हर घंटे में पोलिंग परसेंटेज सामने आता रहता है। अब ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही माने या फिर अधिकारी किसी बात को समझना ही नहीं चाहते कि वो पोलिंग परसेंटेज बताना जरूरी समझे। लेकिन ये जो भी चीजें घटित हो रही है, यानी अगर हम फोन कर रहे हैं उनको, फोन करके भी वो सिर्फ यही की जवाब होता है कि अगले 5 मिनट में हम बता रहे हैं। यानी 9 बजे जब हमने फोन किया, उसके 9 बजे से लेके अब तक वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि 5 मिनट बाद। यानी शायद अधिकारियों को या तो पोलिंग परसेंटेज निकालने नहीं आ रहा, या तो बिल्कुल किशोर की जानकारी नहीं है कि पोलिंग परसेंटेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। किशोर रावत थराली से अपडेट दे रहे थे कि अब तक वहां पर नहीं बताया गया है कि कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। बिल्कुल, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो चीजें हैं जो चुनाव आयोग की ओर से हम कह सकते हैं वो बताई नहीं जा रही हैं कि कितना परसेंटेज हुआ है, ये एक बड़ी खबर जरूर हो सकती है अनुपम। और इस वक्त उपचुनाव से अलग हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कुत्तों के काटने का मामला। सीतापुर का मामला गरमाया हुआ था पिछले वक्त में, और यहां पर सीतापुर में कुत्तों के बच्चों को काटने का ये पूरा मसला है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ है जब तक कुत्तों के अटैक की पुष्टि न हो जाए। याचिकाकर्ता ने कहा जब तक कुत्तों को मारने वालों के खिलाफ दर्ज हो प्राथमिकी। सोशल मीडिया पर कुत्ते मारने की फोटो डालने पर भी दर्ज हो केस। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सीतापुर का यह पूरा मसला था जो पिछले वक्त में गरमाया रहा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कुत्तों के काटने का यह पूरा मामला। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ है और जब तक कुत्तों के अटैक की पुष्टि ना हो जाए, याचिकाकर्ता ने कहा है तब तक कुत्तों को मारने के खिलाफ दर्ज हो प्राथमिकी। और सीधा रुक करें सुशील पांडे की ओर, हमारे संवाददाता इस खबर के साथ ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कुत्ते के काटने का मामला, और फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट्स? सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है इसमें कोर्ट सुनवाई को भी तैयार हो गया है। जी देखिए, एनिमल प्रोटेक्शन एनजीओ नाम की एक एनजीओ थी जिसने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर कुत्तों को मारने का पिक्चर वायरल हो रहा है, ऐसे में जब तक ये पुष्टि ना हो जाए कि आखिर कुत्तों के काटने से, जिस तरह सीतापुर में आए दिन कंप्लेन हो रहा है कि बच्चों को बहुत ही आवारा जो कुत्ते हैं वो काट रहे हैं, उसकी पुष्टि ना हो तब तक उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए जो इस प्रकार की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ब्रूटली तरीके से कुत्ते को मारा जाता है, उसको लटकाया जाता है, वो अपने आप में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। और ऐसे अगर कदम उठाए जा रहे हैं उन नागरिकों के खिलाफ, उस मामले में प्रशासन उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस एनजीओ की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मंगलवार या बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उपचुनाव जिस जगह पर हो रहा है वहां पर किस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ मतदान में चल रहा है, वो लगातार हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नेटवर्क